नमस्कार, दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक सिद्धांत को पढ़ा था वैन हिल का। आज हम लोग एक नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रूनर का सिद्धांत, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है ये भी, इससे भी एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर आपको इसके बारे में पता होगा। अच्छी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेज नहीं है, 3 ही स्टेज है और हम 3 स्टेज को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अभी जो वैन हिल आप लोग पढ़े थे वो तो आप समझ गए होंगे, उसको कहीं ना कहीं आप यूज भी कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर बनाने में और उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दिख रहा होगा। तो जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप विश्वास रखें जो भी आपको कुछ कुछ सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है ना, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम लोग वही सीटेट के ही कुछ जैसे कह सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी सिलेबस के अंदर कुछ सिद्धांत या मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत है, हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। तो ये भी जो है ये हमारा पेपर 1 से रिलेटेड है, कक्षा 1 से 5, और हम लोग इसके पेडागोजी सेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने आपको वैन हिल के सिद्धांत के अंतर्गत बताया है कि ये कहाँ कहाँ आपको यूज हो सकता है। तो वही बात है कि आप कक्षा 1 से 5 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो खास करके ये वाला जो वीडियो है जो अभी हम पढ़ेंगे ब्रूनर का सिद्धांत, आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कई बार आपको स्टेज भी दे देगा कि स्टेज का जो सिक्वेंस है वो दे के आपको गलत करवाने की कोशिश करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि पहले कौन सा स्टेज आता है फिर कौन सा आता है। अगर ये सब चीज़ें आपको याद रही तो आप समझ जाए बहुत आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। ये जो है ये पेडागोजी के अंतर्गत ही आता है क्योंकि ये कंटेंट में नहीं है। कंटेंट में तो जोड़ घटाव गुना भाग बोर्ड मास नंबर सिस्टम ज्योमेट्री अलजेब्रा हम लोग ये पढ़ रहे थे, लेकिन पेडागोजी के अंदर सिद्धांत है, गणित का इतिहास कह सकते हैं, शिक्षा शास्त्र कह सकते हैं, हम लोग इन सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं। उससे ये थोड़ा इसलिए आसान हो जाता है कई बार क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं होती। आप क्वेश्चंस देखो, आप अपने थ्योरी को याद रखो, कुछ जो कॉन्सेप्ट आप सीख के आए या जो आप सीख के आए शिक्षा शास्त्र उसको याद करने की कोशिश करो और आप आंसर दे दो। कुछ आप बेसिक नॉलेज भी लगा के अपने इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। ये इसलिए भी पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको एक अच्छा शिक्षक बनाना है। मैंने आपको वैन हिल के सिद्धांत के पहले ये सब बातें बता दी है। तो अब हम सीधे आते हैं सिद्धांत पे। हम लोग पढ़ेंगे ब्रूनर का दृष्टिकोण या कह सकते हैं ब्रूनर का सिद्धांत, और इसका और भी अगर हम बहुत अच्छे से बताएं आपको तो ये ब्रूनर का संज्ञानात्मक है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत कह सकते हैं। हमें इसको जानना है, कॉग्निटिव है ना, कह सकते हैं कि थ्योरी है इसका। और अगर आप इसको जान गए तो समझ जाइए इससे भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ये जो ब्रूनर साहब थे ये कहाँ के थे। तो ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। पहली बात याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है ये भी पूछ ले, क्यों नहीं पूछ सकता। ये कहां से बिलोंग करते थे? तो अमेरिका के थे, मतलब अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो सिद्धांत है फिर वही बच्चों पे आधारित है, बच्चे की स्थिति पे आधारित है। बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे पहचानता है, फिर बच्चा उसको कैसे एनालाइज करता है। जितने भी मनोवैज्ञानिक है ना, अलग अलग सिद्धांत में केवल सीखने और सिखाने, कह सकते कि बच्चा उसको कैसे सीखता है, कैसे अपने अंदर आत्मसात करता है, बस इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत की गई है। बस अंतर इतना है कि किसी में मनोवैज्ञानिक अलग तरीके से बताएं और किसी में अलग तरीके से बताएं। कॉन्क्रीट ये है कि सब एक ही चीज बता रहे हैं बट अलग अलग तरीके से। तो इसका जो सिद्धांत है ना वो 3 सिद्धांत है इसमें, ठीक है ना, 3 स्टेज पे इनके भी सिद्धांत है। तो अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ब्रूनर जी का जो दृष्टिकोण है उसके अंदर कितने सिद्धांत है या कितने स्टेज हैं या कितने चरण हैं। तो आप कह सकते हैं 3, और ये सबसे कम है तो बहुत आसान हो जाता है याद रखना, 3 है तो बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना भी नहीं होती। स्टेज को अगर उल्टा सीधा भी कर देंगे ना तो आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि 3 है, आप बहुत इजीली याद रख पाते हो। तो सबसे पहले हम तीनों स्टेज के नाम को देखेंगे, उसके बाद उसके डिटेल में जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्या कहा गया है या ब्रूनर साहब इनमें क्या बोले हैं, है ना, इससे क्या वो निष्कर्ष निकालते हैं।
तो सबसे पहले देख रहे हैं स्टेज का पहला नाम है सक्रिय, सक्रिय एक्टिव। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम आपको ऐसे भी दिख जाएगा, ठीक है ना, इनएक्टिव, ई एन लगा के भी दे देगा, तो घबराइएगा ना, एक ही बात है, सक्रिय या ई एन एक्टिव एक ही बात है, इसका नाम है सक्रिय। सक्रिय का मतलब अपने से अगर दिमाग लगाने की कोशिश करें तो सक्रिय का मतलब बहुत ज्यादा आप एक्टिवनेस दिखाएंगे उसके अंदर। दूसरे स्टेज का नाम है आइकोनिक या प्रतिमा, मतलब पिक्चर से रिलेटेड है, आइकोनिक रह दे या पिक्टोरियल भी लिखा रहेगा तो आपको परेशान नहीं होना, एक ही बात है, मतलब पिक्चर मतलब इमेज है ना, कार्टून, इस तरह के वर्ड यूज रहे तो आप समझ जाना वो दूसरे स्टेज की बात है। और लास्ट है मेरा सांकेतिक, सिंबॉलिक। कई बार हम लोग किसी भी चीज को समझाने या समझने के लिए सिंबल का यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक, है ना, सिंबल। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट वाला, क्यों, क्योंकि ये फाइनल है, ये फाइनल स्टेज होता है और फाइनल स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको वैन हिल सिद्धांत में भी बताया है। तो अगर आप इस तीन सिद्धांत को अलग अलग समझ जाते हैं, इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ जाते हैं तो फिर गलती नहीं होगी। तो वही बात है, हम आपको बहुत बच्चों की तरह सिखाएंगे कि ये तीनों स्टेज में क्या क्या होता है। अगर आप इसके बारे में समझ गए, जान गए बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले एक एक स्टेज देख के आप इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्रूनर का सिद्धांत। पहला तो ये हो गया कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किस चीज पे बातचीत की है, तो भाई लर्निंग स्टेज के बारे में, है ना, लर्निंग स्टेज के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पे सीखने और सिखाने की यहाँ पे ब्रूनर के अंदर ब्रूनर के सिद्धांत में बातचीत की गई है। अब यहाँ पे पहला स्टेज का नाम है सक्रिय, इनएक्टिव या एक्टिव कह सकते हैं। इनएक्टिव ई एन से स्टार्ट होगा ना, ये वाला इनएक्टिव नहीं है, ये फिर गलत हो जाएगा, इसका मतलब तो असक्रिय हो जाता है, ये नहीं है, ई एन है ना, इसको ध्यान रखिएगा, नाम से बहुत ज्यादा गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। और हिंदी में केवल सक्रिय लिखा रहेगा या सक्रियता भी लिखा रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस स्टेज में ना बच्चा करके सीखता है, करके सीखता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लर्निंग ऑफ डूइंग, है ना, लर्निंग ऑफ डूइंग। अगर इंग्लिश की बात करें तो ये लर्निंग ऑफ डूइंग स्टेज है। इसमें बच्चा क्या है ना कि कुछ चीज को देखता है और वो क्या होता है ना, सक्रिय हो जाता है, बोल तो पाता नहीं है, उस समय बच्चा बहुत छोटा होता है। अगर इसके एज ग्रुप की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लेता है कि इसका एज ग्रुप क्या होगा, तो वो 0 से 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 0 से 3 वर्ष के बच्चे साधारणतः बहुत कम बोल पाते या बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातों को, तो वो क्या है, स्टेज 1 में है, मतलब सक्रिय स्टेज में। बच्चा बस चीजों को देखता है। मान लेते हैं कि बच्चा के सामने एक हमने फोटो लाके दे दिया, ठीक है, एक फोटो लाके दे दिया, फोटो में मान लेते उसके पापा थे वो, या मम्मी का फोटो था, या दादी का था, या दादा का था। बच्चा हर दिन वो चीज देख रहा है, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने दादा दादी, या कह सकते हैं फोटो में रोटी को देख रहा हो, कुछ भी देख रहा हो, तो बच्चा उसको देखते ही एक्टिव हो जाता है। बच्चा हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, अपना एक्टिवनेस दिखाना शुरू कर देता है, उसको करके सीखने की कोशिश करता है। वो बार बार उसको देखेगा, उस पर हाथ मारेगा, उसको सीखेगा कि ये कौन है भाई, कौन है, इसको मैंने कहीं देखा है, ठीक है, फिर उसको वो अनुमान लगाएगा। तो वहां पे बच्चा केवल क्या है, अपना सक्रिय, मतलब अपना एक्टिवनेस दिखा रहा है, सक्रिय हो रहा है। उस स्टेज में बच्चा बोल नहीं पा रहा, किसी से कह नहीं पा रहा, अपने बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो समझ सब कुछ रहा है, वो जान रहा है कि ये पापा हैं, पापा पापा, थोड़ा थोड़ा बोल भी लेता है ना। तो इस तरह के जो स्टेज के अंदर बातचीत होती है ना, वो है सक्रिय स्टेज। मतलब बच्चा इस केस में अपना केवल और केवल एक्टिवनेस दिखाता है, सक्रियता दिखाता है। ठीक है ना, समझ गया ना, बहुत आसान था। अगर हम दूसरे स्टेज की बात करें, और इस बात पे याद रखिएगा, इसको कहते हैं लर्निंग ऑफ डूइंग, करके सीखना, करके सीखना। वहां पे उसको कोई सिखा नहीं रहा, बस आप एल्बम पकड़ा के या फोटो पकड़ा के आप चले गए हो, वो हाथ पैर मारेगा, हो सकता है तोड़ भी दे उसको, हो सकता है पटक दे, लेकिन इसमें समझना कि वो सीख रहा है। फिर नाराज नहीं होना है बच्चों से कि कैसे फोटो फाड़ दिया, वो कोशिश कर रहा था सीखने का कि फोटो से बाहर निकल जाए पापा। वहां तो पापा बोलते हैं या बोल क्यों नहीं रहे, तो वो कोशिश कर रहा है करके सीखने की, किसी तरह सीख जाए वो। क्लियर। अब है आइकोनिक या प्रतिमा। ये जो स्टेज है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इमेज से रिलेटेड कुछ बात कही गई है। मतलब बच्चा इस स्टेज में क्या है ना कि अब अपने पापा के इमेज को पहचानने की कोशिश करेगा, इमेज से एक अनुमान लगाएगा या प्रतिमा देखेगा
फिर मान लेते हैं वहां देखा, फिर सामने पापा को देखेगा ना तो समझ जाएगा कि अच्छा हाँ ये व्यक्ति जो है ना पापा थे, वहां पे वो एक्टिव था, यहाँ पे अब वो कह दिया कि हाँ ये व्यक्ति पापा वहां खड़े, मतलब ये पापा का फोटो है, इमेज है, मतलब वो आइकॉनिक इमेजेस देखना शुरू कर दिया, फोटो देखना शुरू कर दिया, उसको ये अवगत हो गया कि ये पापा का फोटो है, वो रियल में पापा है जो बोल सक रहे हैं या मेरी बात सुन सक रहे हैं, और यहाँ पे पापा का वो इमेज है, प्रतिमा है, समझ गए ना। या रोटी है तो वहां पे वो रोटी का फोटो देख रहा है, वहां पे मम्मी ने रोटी उसके लिए खुद लेके आए, तो वो दोनों को मिलाया कि मम्मी के हाथ में एक फोटो के अंदर एक ही बात है, तब उसको अनुमान लग पा रहा है कि हाँ यहाँ पे मम्मी रोटी जो लाई है वो रियल में है, यहाँ पे वो इमेज के अंदर है, मतलब दोनों सेम ही चीज है लेकिन वो इमेज के अंदर है, वो वहां पे रियल है। इस एज में बच्चा जो होता है वो होता है 3 से 7 साल का बच्चा होता है। तो आपको पता है 3 से 7 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, वो इस बात को समझने लगता है कि ये फोटो है और ये रियल पिक्चर है, ये फोटो है, ये रियल में पापा है, या रोटी है, या समोसा है, या बैट है, या बॉल है, या खेलने की वस्तु है, या पढ़ने की वस्तु है। वो किताब देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि ये किताब पढ़ने की चीज़ है। किताब के अंदर अगर ऑरेंज देखा तो उसको पता है कि ये ऑरेंज है लेकिन ये रियल में नहीं, हम इसको खा नहीं सकते। फिर उसकी मम्मी बोली कि लो ये ऑरेंज रियल में है, तुम इसको खा सकते हो। तो ऐसे स्टेज में बच्चा होता है ना तो उसको कहते हैं आइकॉनिक स्टेज, या कह सकते हैं प्रतिमा वाले स्टेज में, है ना। या कह सकते हैं कि बच्चा उसको पिक्टोरियल तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है और सीख भी रहा है। हर हाल में बच्चा यहाँ पे केवल और केवल सीख रहा होता है। आप याद रखिएगा, बच्चा शुरुआत से सीखने की कोशिश करता है, बच्चा जैसे बड़ा बड़ा होता जाता है ना उसके सीखने की क्षमता कम हो जाती है। कोई भी चीज़ जब शुरुआत में हम लोग देखते हैं ना हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा एक्साइटमेंट कम होता जाता है ना। तो याद रखिएगा जितना शुरुआत होता है उतना लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें कुछ नया चीज़ दिख जाए ना तो हम उसको बहुत कोशिश करते हैं सीखने की और उसको ज़्यादा देखने की। लेकिन कॉमन सेंस लगाइए, एक मूवी आपने देखा, मान ले आपको अच्छी लगी, हो सकता है आप दोबारा देखो उसको, लेकिन बार बार आप नहीं देख पाओगे, फिर आप बोर हो जाओगे। तो पहली बार का एक्साइटमेंट और बार बार का एक्साइटमेंट में अंतर होता है। तो याद रखना, लर्निंग स्टेज बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, लर्निंग कैपेसिटी बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सीखने की कोशिश करता है, वो हर तरीके से सीखने की कोशिश करेगा। तभी वो पहले स्टेज में कई बार आपको हो सकता है कि पिक्चर को फाड़ भी दे सीखते सीखते, क्योंकि उसको एकदम परेशान हो जाएगा कि हम इसको जानेंगे कहाँ से आया, क्यों है, इसको तो मैंने कहीं देखा है, वो परेशान सा रहेगा। तो इसलिए कहते हैं ये जो स्टेज है ना दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम वाला जो स्टेज है ये है आपका सांकेतिक। अब सिंबल है, सिंबल का मतलब है कि बच्चा क्या होता है, यहाँ पे इसका जो एज ग्रुप है ये 7 वर्ष से ऊपर का हो गया है बच्चा, मतलब अब ठीक ठाक बच्चा बड़ा हो चुका है, स्कूल भी जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है और चीजों को रिलेट करना सीख गया है। अब वो आइकॉनिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करेगा। इसका सीधा सा कंसेप्ट समझिए, वो उसको मेमोरी में बैठा लेगा, मेमोरी में बैठा लेगा। मेमोरी में बैठाने का मतलब कि जैसे उसने फोटो देखा अपने पिताजी की, तब उसके मेमोरी में बैठ चुका है, अब उसको बार बार देख के पापा को पहचानने की जरूरत नहीं होगी। उसने पापा का फोटो देखा, अब फोटो नहीं देख रहा है वो, अब केवल पापा को रियल में कहीं भी देखा, भीड़ में भी देखेगा ना तो अपने पापा को पहचान लेगा। मान लीजिए 10 व्यक्ति खड़े हैं, फिर भी वो अपने पापा को पहचानने की क्षमता रखेगा ना, तो समझ जाना वो अब सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक स्टेज में, मतलब वो सिंबल का यूज करके, पिक्चर का यूज करके चीजों को पहचानने लगा है, सीखने लगा है। तो वो होता है मेरा स्टेज 3 और 7 वर्ष से ऊपर का कहानी है। समझ गए, ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है, मेमोराइज करने लगता है बच्चा, मेमोराइज या कह सकते हैं संग्रह करना शुरू कर देता है ना, कलेक्ट करना शुरू करते हैं दिमाग में, चीजों को बैठाना शुरू कर देता है दिमाग में। ठीक है, जो चीज देखा उसको बैठा लिया, उसको याद कर लिया, आपने उसको कुछ बता दिया कि 2 + 2 4 होता है, अब उसके दिमाग में बैठ गया, वो कहीं भी 2 + 2 देखेगा ना वो 4 बोल देगा। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है ना कि पिक्चर से उसको फिर सांकेतिक फॉर्म में ले आया है, आइकॉनिक स्टेज से निकल के अब वो सिंबॉलिक स्टेज में आ गया है, सांकेतिक स्टेज में आ गया है। अगर तीनों को नट सेल में समझने की कोशिश करें तो समझिए, ये होता है पहला, ये होता है तीसरा। अब क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल लें कि बच्चे को आपने किताब दे दिया, ठीक है, उसने किताब में कुछ चित्र देखा, ठीक है, बच्चा हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, ठीक है, एकदम लर्निंग ऑफ डूइंग स्टेज में आ गया, सीखने की कोशिश करने लगा, लर्निंग ऑफ डूइंग करके सीखने लगा, इसको कहते हैं लर्निंग ऑफ डूइंग।
उसने लर्निंग ऑफ डूइंग स्टेज में रहा, करके सीखने की कोशिश करने लगा, हाथ पैर मारने लगा, परेशान होने लगा, बोल नहीं पा रहा। क्यों? 0 से 3 वर्ष की स्टेज में। यहां पे बच्चा 3 से 7 की स्टेज में था। बच्चा किताब में कोई चित्र देखा और उसको फिर रियल में भी देखा। दोनों के बीच उसने कंपेयर किया कि अच्छा हाँ ये चित्र है और ये रियल है। मतलब यहाँ पे बच्चा इमेज को जो है ना देख के रियल से उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे बच्चा एक स्टेज ऊपर बढ़ चुका है, इसमें सीखने की कैपेसिटी बच्चे में ज्यादा हो चुकी है। तो ये मेरा कौन सा स्टेज है? स्टेज 2 है ना। अगर हम स्टेज 3 की बात करें, इसमें बच्चा 7 वर्ष से ऊपर का है, अधिक का है। इस स्टेज में बच्चा मेमोराइज कर लिया चीजों को, उसको बार बार चित्र की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। उसने एक बार अपने पापा या अपनी मम्मी या अपने दादा या दादी की फोटो को देखा है, या ऑरेंज का फोटो देखा है, या गुआवा का देखा है, या सेब का फोटो देखा है, उसने उन चीजों को मन में बैठा लिया है कि सेब और गुआवा या ऑरेंज ऐसा होता है। अब वो कहीं भी देखेगा तो उसको उस मेमोरी का यूज करके उसको बता देगा। फिर आप उसको मत दिखाओ कि बाबू ये गुआवा है, देखो है ना, दिख रहा है ना ऐसा, तो ऐसा नहीं करना पड़ता, वो खुद बता देगा। आप उसको एकदम रिलैक्स छोड़ दो। इस स्टेज में बच्चा बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि नॉलेजेबल हो जाता है, ठीक ठाक जितना होना चाहिए। इस स्टेज में बच्चा बहुत ज्यादा सीखने की कैपेसिटी उसमें ज्यादा बढ़ जाती है, वो चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर देता है। आप गुआवा की जगह उसको अगर मान लेते ऑरेंज पकड़ा दोगे ना, तो वो गुआवा को गुआवा ही बोलेगा, ऑरेंज को ऑरेंज बोलेगा। लेकिन पहले स्टेज में बच्चा इस चीज को नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो ये जो है ना ब्रूनर का जो सिद्धांत है ये इसी पे आधारित है कि बच्चा यहाँ पे किस किस तरीके से कैसे कैसे आगे बढ़ते हुए सीखता रहता है। हाँ, मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी मनोवैज्ञानिक है ना, वो केवल सीखने और सिखाने वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है कि बच्चा किस किस तरीके से क्या क्या सीखता है। तो चलिए आप जल्दी से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप आज जो आपने ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, आपको ये कैसा लगा। आपको इसको पढ़ने के बाद निश्चिंत हो जाइए कि एक प्रश्न आपके इससे पूछ ही जाते हैं। हो सकता है कि आपको इधर कर दे और इधर कर दे, आपको वहां पे भी याद रखना है कि पहला, दूसरा और तीसरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। पहला क्या था? करके सीखना। दूसरा क्या था? आइकोनिक था, है ना। और तीसरा क्या था? सिंबलिक था। ये चीज अगर याद रहेगा, नहीं तो गलती नहीं होगी। तो सीक्वेंस क्या था भाई? एक्टिव, आइकोनिक और सिंबलिक। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटा सा है सिद्धांत, 3 ही है। तो एक्टिव, आइकोनिक, सिंबलिक। आप कभी एग्जाम में अगर सिंबलिक, एक्टिव और आइकोनिक रहेगा तो गलत हो जाएगा, आइकोनिक, एक्टिव और सिंबलिक रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेज जो है ना वो आप गलती ना करें। आप एक्टिव के बाद आइकोनिक और आइकोनिक के बाद सिंबलिक याद रख लें, चाहे तो इसको भी आप मन में बैठा लें, क्योंकि आप भी 7 वर्ष से ऊपर के हो चुके हो। तो बार बार किताब के अंदर देख के याद ना करें, इनको भी अपने सिंबलिक स्टेज में आप आ चुके हैं, है ना। आप खुद भी सिंबलिक स्टेज में 7 साल के ऊपर के हैं ना, आप लोग मानते हो ना। तो चलिए आज हमारा यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप तैयारी करते रहिए। अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, और लोगों तक भी हमारे चैनल को पहुंचाएं जिन तक हमारा चैनल नहीं पहुंचा है अभी तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अलविदा।